बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की बिल आखिर आज बड़े जर्नैलों के साथ बड़ी बैठक हो गई है और उसमें क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बताया गया और क्या कुछ छुपाया गया, उसके बारे में आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार से अलहदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा करने की कोशिश की जा रही है और जरदारी साहब से ऐवान सदर खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। और उसके मुतबादल में क्या हो रहा है ये बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि और भी बहुत सारी मुलाकातें हो रही हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रही, उसके बारे में भी आपको आगाह करना है। मसला सिर्फ एक है कि इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे कंट्रोल किया जाए और इस जाली निज़ाम पर कंट्रोल कैसे किया जाए, ये एक बुनियादी चीज़ चल रही है। पहली खबर जो कि बहुत ही धमाकेदार खबर है जी, सूरत हाल ये है कि मीडिया को खरीदने की कोशिश की जा रही है, बल्कि खरीदा जा रहा है। आपको मालूम है कि ये ज़माना है तरक्की का, डिजिटल की तरफ जा रहा है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरान पीछे की तरफ जा रहे हैं। कौन से हुक्मरान? जाती उमरा का ख़ानदान और कोई भी नहीं। और ये बिल्कुल 1990 की दिहाई में है और ये हर चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, हर आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और सूरत हाल ये है कि कल अखबारात की एक तंजीम है APNS, आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, उनका था एक अदद इशाइया यानी खाना था। उस खाने में गए थे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। उन्होंने हैरत अंगेज इंकशाफ कर दिया। पहले तो सिर्फ खबरें थीं, सिर्फ रिपोर्ट हो रहा था ज़राए से, लेकिन उन्होंने तस्दीक कर दी और वो तस्दीक बड़ी हैरान कुन थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम लौट पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम तो हम दोबारा अखबारात की तरफ जा रहे हैं, अखबारात को जिंदा कर रहे हैं और इसलिए जिंदा कर रहे हैं कि जाली खबरों का तदारुक किया जा सके। अब ये ज़रा इनसे पूछें कि बड़े बड़े अखबारात बंद हो रहे हैं और ये अखबारात शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगली खबर जो है, चलें जी आप अखबारात शुरू करें, लेकिन उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मीडिया को 100 अरब रुपए की अदायगी की है और उन्होंने कहा कि अखबारी सनत को दरपेश अदायगियों को के मसाइल को हल किया जा रहा है और 100 अरब की अदायगी की है। और उन्होंने कहा कि अदायगियों और इश्तिहारात के हुजम में प्रिंट मीडिया का हिस्सा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम अभी इसको मजीद आगे लेकर जाएंगे, इसको मजीद बढ़ाएंगे। तो जनाब पिछले 5 साल इन्होंने 40 अरब रुपए दिए थे और अब इन्होंने अभी इनको सिर्फ जुमा 8 दिन हुए हैं और इन्होंने 100 अरब रुपया दे दिया है। और ये 100 अरब रुपया क्या है? सियासी रिश्वत है, सहाफ़ती रिश्वत है। कितनी आवाज़ों को ख़रीदा गया, कितने मालकान को चुप कराया गया और उसके बदले में क्या हासिल हुआ। पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो 100 अरब, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत इस बारे में इल्म है, को 100 अरब रुपया जो दिया गया है, इसमें से 50 अरब तो वापस आपका आ जाता है कमीशन की सूरत में, वापस अपनी जेबों में पहुंच जाता है और ये 50 अरब रुपए लुटा दिया गया। और उस 50 अरब रुपए जो लुटाया गया है सिर्फ एक मकसद के लिए कि किसी भी तरीके से रजीम चेंज ऑपरेशन और उसके बाद फिर इम्पोर्टेड सरकार, फिर काकड़ सरकार और अब इलेक्शन चोर सरकार, इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। और जो आवाज़ें हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओपिनियन जो है, एक आज़ादी, इज़हार राय की आज़ादी है, एक इंफॉर्मेशन का हक होता है कि हर खबर आवाम तक पहुंचे, उस सारी सूरत हाल को दबाने के लिए ये सब कुछ किया गया है ताकि सरकारी सच और सरकारी झूठ आगे बढ़ाया जाए। तो ये तो एक मामूली सी आपको बताया कि 100 अरब रुपए से 100 हस्पताल बन सकते हैं, 100 तालीमी इदारे बन सकते हैं और कई हज़ार ख़ानदान नहीं, कई लाखों ख़ानदान, गरीब आदमी जो है वो आगे बढ़ सकता है। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो गुर्बत 44% तक पहुंच चुकी है, महंगाई 22% से ऊपर तजावज़ कर चुकी है, लोग बिजली का बिल अदा करने से कासिर हैं, लेकिन इंसानों का, किसानों का कत्ल हो रहा है, मुआशी कत्ल हो रहा है हर जगह, लेकिन ये 100 अरब रुपया मेरा और आपका पैसा है, ये इस तरीके से लुटाया जा रहा है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि हर चीज़ को दबा दिया जाए और हर चीज़ को खरीद लिया जाए। अगली खबर आपके साथ डिस्कस करेंगे जनाब, वो है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं
انہوں نے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو بہت تاخیر سے ہوئی ہے، 10 جولائی بالعموم یہ 4-5 تاریخ کو ہر مہینے کی ہو جاتی ہے، لیکن اس بار ذرا تھوڑا سا اس پہ ڈیلے کیا گیا، اور اس میں جو یہ 271ویں کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اور آئی تھنک یہ فیلڈ مارشل بننے کے بعد یہ پہلی تھی یا پھر دوسری تھی، کیونکہ یہ فیلڈ مارشل بننے کے بعد یہ گئے تھے، یاد آیا مجھے، امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں، اور پاک بھارت جنگ کے بعد تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سرکاری بیان ہے، پہلے تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سرکاری بیان میں کیا کہا گیا؟ سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جی DGISPR نے یہ جاری کیا ہے کہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیتے ہوئے فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے شہداء کا خون ڈائیگا نہیں جائے گا، اور پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ پاک فوج کی اولین ترجیح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم خوش ہوتے ہیں جب فوج اپنا کام کرتی ہے، دفاع کرتی ہے ملک کا۔ اور فورم نے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے ایجنٹوں کی حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی بھارتی سرپرستی اور حمایت یافتہ نیٹ ورکس کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور ہمہ گیر اقدامات ناگزیر ہیں، اور پہلگام واقعے کے بعد براہ راست جارحیت میں شکست کے بعد بھارت اپنے مذموم عزائم کو فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان جیسے ایجنٹوں کے ذریعے آگے بڑھا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ بالکل درست ہے کہ ہمارا یہی ہے، بیانیہ بھی ہے، ہمارا قومی مفاد بھی ہے، قومی سلامتی بھی ہے، اور یہی چیز ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاک بھارت جنگ ہو گئی، ختم بھی ہو گئی، لیکن ابھی تک نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے نہ ہی مودی سرکار کی مذمت کی، اور نہ ہی پاکستان پہ جو حملے ہوئے ان کی مذمت کی، اور نہ ہی مودی بھائی کے خلاف کوئی بات کی، اور اس پہ ذرا ضرور غور کیجیے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، اور پھر یہ بھی غور کیجیے گا کہ خواجہ آصف صاحب آپ کو غیر آئینی حکومت پہ قابض کہہ رہے ہیں، آپ ہی کے وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی نظام ہے، ہائیبرڈ پلس ہے، اور وہ سارے کا سارا آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہی انہی کے کنٹرول میں ہے۔ بہرحال کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران آرمی چیف نے ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ دوروں سمیت پاکستان کی فعال اور کامیاب سفارتی کوششوں کی تفصیل جو ہے وہ فورم کو بتائی، جن میں آرمی چیف نے وزیر اعظم کے ہمراہ شرکت کی تھی۔ تو یہ طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اور اس دوران بہت ساری خبریں گردش کرتی رہیں، اور آج ہی کے دن یعنی کہ کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اور آج ہی کے دن محسن نقوی جو کہ فیملی ممبر ہیں، انہوں نے تردید کی آصف علی زرداری صاحب کے ایوان صدر خالی کروانے کی اور فیلڈ مارشل کے صدر مملکت بننے کی۔ تو یہ ذرا ٹائمنگز کو ضرور دھیان میں رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی آواز آ رہی ہو، کوئی پوچھ رہا ہو کہ جناب یہ معاملہ کیا ہے، DGISPR سے کسی نے پوچھا ہو کہ یہ چکر کیا ہے، کوئی تردید آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو اس کو انفارمل وے میں باہر سے تردید کروائی گئی، اندر سے آفیشیل جو فورم ہے DGISPR کا وہاں سے نہیں کروائی گئی، اور نہ ہی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے خود جو ہے وہ اپنے جنرلوں کو اس کے بارے میں کوئی بات بتائی ہے۔ فورم نے موجودہ داخلی و خارجی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ اور ایران میں حالیہ پیش رفت اور طاقت کے استعمال کو بطور پالیسی ٹول اختیار کرنے کے بڑھتے رجحان پر بھی غور کیا گیا۔ یہ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، ایران اسرائیل کی جنگ کے دوران فیلڈ مارشل امریکہ میں موجود تھے، اور جب جنگ بند ہوئی تو واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ تو ابھی آگے وہ کہتے ہیں کہ جی بھارتی فوج کی بے بنیاد الزامات پر نوٹس لیتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ واضح طور پر دو طرفہ فوجی محاذ آرائی تیسرے فریق کو شامل کرنا بلاک سیاست کی ایک غیر سنجیدہ کوشش ہے، جس کا مقصد بھارت کو خود ساختہ سیکورٹی فراہم کرنے والا کردار ظاہر کر کے اس خطے میں فوائد سمیٹنا ہے، جو بھارتی بالادستی کی خواہشات اور ہندوتا انتہا پسندی سے واضح طور پر بدظن ہو رہا ہے۔ یہ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پاک بھارت جنگ جو ہوئی اس میں بھارت زیادہ تر یہ بات کر رہا ہے کہ جناب چین کی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، چائنا ان کے ساتھ تھا، چائنا نے انفارمیشن دی، چائنا نے ان کو سپورٹ کیا، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تیسرے ملک کو پاک بھارت جنگ میں سمیٹنا اور ان کو لپیٹنا وہ درست نہیں ہے، اور یہ پاکستان نے جنگ جو ہے اپنے بل بوتے پر جیتی ہے اور اپنے بل بوتے پر کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کی پاکستان آرمی کی جاری کوششوں پر بھی بریفنگ دی گئی، جس میں بدلتے ہوئے خطرات اور جنگ کی نوعیت کے مطابق
फौरी तौर पर ढलने की हिकमत अमली शामिल है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स की क़यादत को भी तीनों अफवाज के बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर सराहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, DGISPR साहब से पूछना चाहिए कि दूसरा उन्होंने ट्वीट भी किया है, उसमें भी उन्होंने नेवल चीफ का नाम नहीं लिखा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा साहब का नाम नहीं लिखा, एडमिरल नवीद अशरफ का नाम नहीं लिखा और जनाब एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर का नाम भी नहीं लिखा। और इसमें भी ख़ास तौर पे इसमें जितनी भी डिस्कशन हुई है ईरान के हवाले से बताया गया है जी, और ईरान के हवाले से फिर तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इन सब के बारे में बताया गया है। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात की बहुत ज़्यादा इसमें कोई तस्करा नहीं है, और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं उनके बारे में कोई इसमें जिक्र नहीं है, जबकि इस वक्त संजीदा नौयत की कोशिशें हो रही हैं। और फिर कश्मीर के हवाले से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं है कि कश्मीर के मामले पर और भारत के साथ जो मामलात हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कौन सी बातें डिस्कस हुई, उसके बारे में भी हमारे इस प्रेस रिलीज में इसका जिक्र नहीं है। अब आते हैं जनाब अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक, क्योंकि तरदीदें हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम अगर नज़र दौड़ाएं तो एक मुतबादल इंतज़ाम किया जा रहा है, और वो मुतबादल इंतज़ाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप मुसलसल राब्ते कर रही है, मुलाकातें कर रही है, और पहले एक मुलाकात हुई, फिर दूसरी, अब राना सनाउल्लाह साहब भी उनसे मुलाकात उन्होंने भी की है। और राना सनाउल्लाह साहब शहबाज शरीफ साहब के सियासी उमूर के मुशीर हैं, एडवाइज़र हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं। तो मुलाकात में मौलाना अकरम दुरानी थे, मौलाना लुत्फुर रहमान थे, कामरान मुर्तज़ा थे, अताउर रहमान थे, और असद महमूद भी उसमें मौजूद थे। राना सनाउल्लाह साहब की ये मुलाकात मौलाना की रिहाइश का इस्लामाबाद में हुई, और इसमें सियासी सूरत हाल के बारे में ख्याल किया गया, और उसमें ख़ास तौर पे 2-3 बातें हैं जी। मैं आपको बड़े खुले अंदाज में बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा जा रहा है कि आप हमारे हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, आप हमारे काबीना में शामिल हो जाएं, और हम आपको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी जो है वो ओहदा आपको दे सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ाहिर है फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, और बहुत नाप तोल के और कोई नुकसान नहीं होने देते, वही सारे काम कर रहे हैं। तो उनको हुकूमत में शमूलियत की दावत दी गई है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन है, वो भी उन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ताकि हमारे वोट जो हैं बचे रहें। और मखसूस नशिस्तों के मामले में भी दोनों की है उस पर बात हुई है। तो लिहाजा ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को अगर हुकूमत में शामिल कर लिया जाता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल आखिर रुखसत कर दिया जाएगा, और पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करने की तरफ ये एक अहम कदम है। तो आगे आगे देखिए जनाब होता है क्या, जोड़ तोड़ का अमल जारी है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।